वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है वंशिका शर्मा और आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने कॉलेज का एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं मैंने किस कॉलेज से बीएससी नर्सिंग किया था। तो बहुत सारे बच्चों ने ये लगा लो सबसे डिमांडिंग वीडियो ये रहने वाली है मेरे चैनल की। सब बच्चों ने मुझसे पूछा था कि वेद नर्सिंग कॉलेज जो है आप अपना एक्सपीरियंस बताओ अपने कॉलेज को लेके। पता नहीं क्यों मैं इस वीडियो को बनाना नहीं चाह रही थी, पता नहीं किस वजह से मैं पीछे हटती जा रही थी, बट चलो वो बना देती हूँ। बहुत सोचा फिर मैंने लेट्स ट्राई। तो मुझे नहीं पता कैसे बनने वाली है, देख लेना आप लोग। मैंने वेद नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लिया था नवंबर 2018 में। जैसे ही मैंने 12th की थी तो PGIMS की CET काउंसलिंग के थ्रू ही मैंने वेद नर्सिंग कॉलेज चूज़ किया था। उस टाइम पे हमारी जो सीट्स होती थी वो सिर्फ 60 सीट्स होती थी। आज के टाइम पे वहाँ पे 120 सीट्स हो चुकी हैं BSc नर्सिंग की। तो काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी प्रोग्रेस कर लिया उन्होंने भी। तो मेरा जो एडमिशन हुआ था वो सोली इस बेस पे हुआ था कि मम्मी ने कराया था कि वो घर के पास था, थोड़ा मतलब पानीपत शहर में ही था, मैं पानीपत से ही हूँ। और दूसरा इसलिए कराया था कि जो प्रेम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है उसका एक खुद का हॉस्पिटल है, प्रेम हॉस्पिटल नाम से, पानीपत बस स्टैंड के पास है, पुराने बस स्टैंड के पास। तो उस प्रेम हॉस्पिटल का बहुत नाम है हमारे पूरे पानीपत शहर में। तो जो प्रेम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है उसी के अंडर वेद नर्सिंग कॉलेज आता है। उसमें आपकी फिजियोथेरेपी कॉलेज भी है, उसी में आपका जो GNM और ANM का है वो भी उसी कॉलेज के अंडर आता है। NPCC और MSc भी वो लोग करवाते हैं, तो काफ़ी अच्छा है। तो इसका बहुत नाम है पानीपत शहर में। और मैं ये कह सकती हूँ कि हो सकता है कि पानीपत का जो बेस्ट नर्सिंग कॉलेज है ना वो वेद नर्सिंग कॉलेज ही है आज के टाइम पे, क्योंकि उनके पास बहुत रेंज ऑफ कोर्सेज अवेलेबल है। उनका जो क्लिनिकल एक्सपोजर है वो भी बहुत अच्छा है। और मैं आपको बताऊं तो जितनी भी पोस्टिंग्स एक BSc नर्सिंग कोर्स के अंदर चाहिए होती है ना वो वेद नर्सिंग कॉलेज सारी करवाता है। ठीक है, OBGY पोस्टिंग्स हो गई, आपकी कम्युनिटी पोस्टिंग्स हो गई, आपकी मेंटल हेल्थ की पोस्टिंग्स हो गई, हमारा जो कॉलेज था वो सारी पोस्टिंग्स करवाता। जो भी मैं आज हूँ उनकी दी गई डिग्री की वजह से ही हूँ। तो कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं उस कॉलेज की, कुछ वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये सारी चीज़ें मेरा एक्सपीरियंस है, मैं कुछ भी क्लेम नहीं कर रही। एक्सपीरियंसेस सब्जेक्टिव होती हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकते हैं। किसी ने कुछ एक्सपीरियंस किया है, किसी ने कुछ एक्सपीरियंस किया है। आज की वीडियो में मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ, साल में मैंने क्या क्या वहाँ पर एक्सपीरियंस किया है। तो फर्स्ट ईयर में जैसे हम लोग वहाँ पे गए थे तो मैं आपको वहाँ की क्लासेस का शेड्यूल बता देती हूँ। ये 2 साल पहले की बात है, नवंबर 2022 तक की बात है ये। ठीक है, उसके बाद हम पास आउट हो गए थे, हमारे एग्ज़ाम्स हुए थे दिसंबर 2022 में, रिज़ल्ट आया था फरवरी 2023 में और रजिस्ट्रेशन नंबर तो काफ़ी लेट आया था। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि उस टाइम पे क्या था, 9 to 4 क्लासेस होती थी। जो हमारी थ्योरेटिकल क्लासेस होती थी वो हमारी 9 to 4 रहती थी। में हमें 1 घंटे का लंच ब्रेक मिलता था और 15 मिनट का वैसे टी ब्रेक मिलता था मॉर्निंग में। उस टाइम पे 1 से 2 लंच हुआ करता था। 1 से जो 2 बजे तक का 1 घंटा लंच होता था उसमें हम मेस जाते थे, मेस में हम खाना वाना खाते थे, फिर हम 2 से 4 फिर कॉलेज आते थे। अभी मैंने कुछ जूनियर से पूछा था, अभी कुछ बच्चों से पूछा था, उन्होंने कहा कि सैटरडे को ऑफ रहने लग गया है अब वहाँ पे। पता नहीं मुझे रहता है नहीं रहता, बट मेरे टाइम पे सैटरडे को ऑफ नहीं रहता था, संडे ऑफ रहता था। कई बार तो कुछ सेमिनार्स अगर अटेंड करने हो तो हॉस्टल वालों के लिए तो संडे भी ऑफ नहीं होता था। इसकी बात बताऊँ तो जैसे अगर होली है, दिवाली है तो 1 दिन पहले आपको छुट्टी मिलती है, ज़्यादा छुट्टियाँ आपको नहीं मिलती हैं। आप एक नर्सिंग कॉलेज में जा रहे हो, वो लोग भी हम जब उनको कहते थे कि हमें ज़्यादा छुट्टी दे दो, कुछ दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी दे दो, तो वो मना कर देते थे। ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा छुट्टियाँ आपको नहीं मिलेंगी। ये होली पे भी 1 दिन पहले की छुट्टी भी नहीं होती थी, सिर्फ जो बड़ी होली होती है जिसे फाग कहते हैं उसी की छुट्टी होती थी। ऐसे ही दिवाली पे भी कुछ चीज़ें होती थी, छोटी दिवाली को छुट्टी करते थे वो लोग, और ऐसे ही। तो मतलब ज़्यादा वेकेशंस नहीं मिलेगी। सेमेस्टर ख़त्म होने के बाद क्या आपको कितनी छुट्टियाँ मिलती हैं, तो देखो फर्स्ट ईयर में तो थोड़ी बहुत मिल जाती है, मैक्सिमम 1 हफ्ते की छुट्टी आपको विंटर में मिल जाती है, समर में ऐसे मिल जाती है, मैक्सिमम 1 वीक की छुट्टी आपको मिलेगी, इससे ज़्यादा नहीं मिलती थी। और कई बार तो सेमेस्टर एंड होने के बाद हमने ये चीज़ भी की, जैसे हमारे फॉर एग्जांपल 2nd या 3rd ईयर के एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए थे, हमारी नेक्स्ट डे से ही क्लिनिकल पोस्टिंग स्टार्ट हो गई थी। तो हमें उस टाइम पे जो हमें वैकेशंस मिली थी, ये हमारे फाइनल ईयर की बात कर रही हूँ मैं, फाइनल ईयर में हमें वैकेशंस कैसे मिली थी, पूरी क्लिनिकल पोस्टिंग में से कुछ बच्चों को वही 1 वीक की छुट्टी दी जाती थी। मतलब मैक्सिमम 1 वीक की आपकी वैकेशंस रहने वाली हैं। चेंजेस तो आए होंगे, पुरानी हो गई हो ना, मैं वीडियो को नहीं बनाती क्योंकि 2 साल पहले की बात है वो। तो अब मेरा एक्सपीरियंस पुराना हो चुका है, तो आपको किसी ऐसे बच्चे से पूछना चाहिए जो अभी रिसेंटली वहाँ पे पढ़ रहा हो, बट मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। यहाँ पे हॉस्टल जो था ना वो सिर्फ GNM के लिए कंपलसरी था। BSc नर्सिंग के लिए ना तो गर्ल्स के लिए ना बॉयज़ के लिए हॉस्टल कंपलसरी नहीं था।
और अभी भी मैं जब जिस ईयर आई थी उस टाइम तक भी कंपलसरी नहीं था। जो नया बैच आया था, सेमेस्टर वाला बैच आया था, उनके लिए भी बीएससी वालों के लिए हॉस्टल कंपलसरी नहीं था। समझ रहे हो? अभी मुझे नहीं पता, मैंने एक अपने जूनियर को मैसेज भी किया था, अभी अगर मुझे कंफर्म होगा तो मैं इसमें कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। बट हॉस्टल सिर्फ जीएनएम के लिए कंपलसरी था, बीएससी नर्सिंग के लिए या किसी और कोर्स के स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल कंपलसरी नहीं था। इवन वो वहीं पे बड़ोली जो गांव जहाँ पे ये सिचुएटेड है वहाँ के भी लोग हैं, तो भी उनको हॉस्टल लेना ही लेना कंपलसरी है। जी, पढ़ाई तो सारे कॉलेजेस में एक तरह की ही होती है। आपको सबसे ज़्यादा पढ़ाई खुद ही करनी पड़ती है। मतलब आप कितना भी कोशिश कर लो, आप कॉलेज में रह के वो वाली पढ़ाई एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो आप स्कूल में आपको मिलती थी कि टीचर्स आपको एक एक बात बता रही हैं। ऐसा नहीं होगा। पढ़ाई वैसी ही होती है कि आपको जो पढ़ा दिया आपको मैक्सिमम चीज़ खुद ही ग्रास्प करनी पड़ेगी। मैं बात करती हूँ क्लिनिकल एक्सपोजर की। क्लिनिकल एक्सपोजर मुझे नहीं लगता किसी नर्सिंग कॉलेज में, प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज में आपको इतना अच्छा मिलेगा पानीपत में जितना वेद नर्सिंग कॉलेज देता है। क्योंकि वेद नर्सिंग वालों का क्या है, एक खुद का पेरेंटल हॉस्पिटल है जहाँ पे इतनी क्लिनिकल ड्यूटीज़ लगती हैं, इतनी क्लिनिकल ड्यूटीज़ लगती कि आप ही थक जाओगे। जिन्हों वो क्रेज़ है ना कि हमें तो हॉस्पिटल में काम करना है, वो वहाँ जाकर बोलने लग जाएंगे कि बस और काम नहीं करना हॉस्पिटल में, आपको सारे काम करने पड़ेंगे। एज अ स्टूडेंट से लेके आप इंटर्नशिप जब करोगे आपको बिल्कुल पेशेंट हैंडल करना आ जाएगा। जब मैं वहाँ पे ड्यूटीज़ करती तो मुझे लगता था इतनी क्यों ड्यूटीज़ करवा रहे हैं, नहीं हो रही। बट मैं आपको बता दूँ, हमारी एक नई डीएनएस मैम आई थी, उन्होंने हमें इंटर्नशिप के लिए बोला था। उससे पहले ऐसी इंटर्नशिप वहाँ पे कभी भी नहीं हुई थी। मतलब पूरा पेशेंट केयर, पूरा पेशेंट हैंडल हमें ही करना पड़ता था एज अ नर्सिंग ऑफिसर। वहाँ पे उस टाइम हमें लगता था हमसे इतना काम क्यों करवाया जा रहा है। बट मैं आपको सही बताऊँ तो जब हम बाहर निकले ना कॉलेज से, हमने ये चीज़ें देखी। बच्चों को कुछ भी नहीं आता था, बच्चों को कुछ भी नहीं पता था क्लिनिकल पोस्टिंग्स के बारे में, शिफ्ट्स के बारे में, क्योंकि उनकी कभी ड्यूटीज़ लगी ही नहीं, उनकी कभी क्लिनिकल पोस्टिंग्स हुई ही नहीं, उनको पता ही नहीं होती थी चीज़ें। तो उस टाइम पे हमें ये रियलाइज़ हुआ कि हमारे कॉलेज वालों ने जो चीज़ की ना वो सही की। उस टाइम पे तो हम बहुत गुस्सा करते थे, बहुत हमें बुरा लगता था। बट अभी मैं रियलाइज़ करती हूँ तो कि हाँ, हम लोग बहुत सारी चीज़ों से निकल गए हैं। बहुत अच्छा लगता है अब कि वहाँ पे हमने उस टाइम पे वो ड्यूटीज़ कर ली तो उसका फ़ायदा हो। क्लिनिकल एरिया में तो आपको, मुझे नहीं लगता वहाँ पे कोई शिकायत रहने वाली है। क्लिनिकल आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, आप हर तरह की प्रैक्टिस वहाँ पे कर लोगे। बस आपको ये है कि जो आपके ऑफिसर्स हैं आपको उनसे सीखना आना चाहिए। आप उनसे सीखोगे तो बहुत अच्छा रहने वाला है। कुछ पोस्टिंग्स होती हैं नर्सिंग कोर्स में, बीएससी नर्सिंग के कोर्स में कुछ ऐसी पोस्टिंग्स होती हैं जो आपको कंपलसरी करनी होती है। सारे कॉलेजेस वो नहीं करवाती हैं। देखो, कुछ होती है जैसे कम्युनिटी पोस्टिंग्स होती हैं, आपकी मेंटल हेल्थ की पोस्टिंग्स होती हैं, आपकी ओबीजीवाई पोस्टिंग्स होती है। वेद नर्सिंग कॉलेज हमारा सारी पोस्टिंग्स उन्होंने कराई थी। एक मेंटल हेल्थ की हमारी पोस्टिंग इसीलिए नहीं हो पाई थी, वो लोग अमृतसर टाई अप है उनका, अमृतसर भेजते थे। तो उस टाइम पे हमारे टाइम पे लॉकडाउन आ गया था, तो हम मेंटल हेल्थ की पोस्टिंग नहीं कर पाए थे किसी जाके, तो लॉकडाउन की वजह से वो रह गई थी। बट और हमारे जो जूनियर्स थे उनको भेजा गया था, सब जाते हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ें होती है, आप सब चीज़, आपका एक्सपोजर बहुत अच्छा रहने वाला है, किसी चीज़ में कमी नहीं रहेगी। अब बात करती हूँ, हॉस्टल की बात करते हैं। हॉस्टल अच्छा है। मेरे टाइम पे वहाँ पे एक रूम में 4 जने रहते थे। ज़्यादा बड़ा रूम नहीं मिलेगा आपको, एक जैसे हॉस्टल का रूम होता है वैसे ही 4 बेड, 4 अलमारी, 4 टेबल, 4 कुर्सियाँ, ये सब मिलता था। अभी का शायद चेंज हो गया कि एक रूम में सिर्फ 3 जने ही रहते हैं, तो ऐसा कुछ हो गया है, वो मुझे नहीं पता। कुछ चेंजेस है। मेरे टाइम पे 4 लोग ही रहते थे। मैंने कुछ वीडियोस बनाई हुई हैं वहाँ पे, वो आप मेरे सबसे पहले स्टार्टिंग के डेज़ में जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था तब मैंने कुछ व्लॉग्स डाले हैं, आप उसमें देख सकते हो। वहाँ तो कुछ वहाँ पे गार्डन वगैरह भी है, आप घूम सकते हो रात को। इन टाइम की बात करूँ तो गर्ल्स के लिए इन टाइम जो है वो आपका 9 बजे होता है। आपको 9 बजे के बाद 10 बजे तो ताला लग जाता है गेट पे, ठीक है। बिल्कुल आपका जो मेस टाइमिंग है, मेस टाइमिंग के बिल्कुल बाद 9 साढ़े 9 तक आप है कि वहाँ पे वार्डन होती हैं। आपको अटेंडेंस लगाते ही आपको हॉस्टल से बाहर नहीं जाने दिया जाता, आप बाहर भी नहीं, इवन गार्डन तक भी नहीं जा सकते थे। तो ये वहाँ का रूल है। से अगर आप कॉलेज हॉस्टल में रिजाइड कर रहे हो तो आपको अगर क्लिनिकल ड्यूटीज़ के लिए डॉक्टर प्रेम हॉस्पिटल भेजा जाता है, तो अगर आप वहाँ जा रहे हो तो आपकी बस में भी अटेंडेंस होती है। जाने से पहले आपकी जो वार्डन है वो बस में भी आपकी अटेंडेंस लेके ही आपको बाहर भेजती है हॉस्टल से। आपका आउटिंग का भी रूल है, आउटिंग का पास मिलता है, उसमें आपका जो फ़ोन नंबर आप देते हो वो आपका घर पे मैसेज हो जाता है कि आपका बच्चा बाहर चला गया है और इतने से इतने बजे फिर आएगा। जब आप वापस आते हो तो भी आपको एंट्री करवानी पड़ती है गेट पे, फिर से मैसेज जाता है। नाइट पास का भी यही रूल है, नाइट पास के लिए भी आपका सेम प्रोटोकॉल है, नाइट पास आपको मिलता है। तो आपके पेरेंट्स की मर्ज़ी के अकॉर्डिंग वहाँ पे येस या नो होता है। अगर आपके पेरेंट्स ने येस करा है तो आप खुद घर जा सकते हो, नो किया है तो जब तक वो आपको लेने नहीं आ जाते आप घर नहीं जा सकते। सेम गोज़ फॉर आउटिंग।
तो ये मेस कंपलसरी होगा अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो तो, ठीक है। आपको ये नहीं है कि आप मंथली फ़ीस दोगे मेस की, आपको पूरा एक सेमेस्टर का आपको एडवांस में पे करना पड़ता है। आपकी फ़ीस, ट्यूशन फ़ी भी और आपकी हॉस्टल फ़ीस भी आपको पे करनी पड़ती है सेमेस्टर वाइज एडवांस में। गीज़र मिलता है, बाथरूम वगैरह सब अटैच नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं, कॉमन होते हैं। आपके बाथरूम और आपके जो वॉशरूम्स हैं वो आपके कॉमन होते हैं। वहाँ पे आपको वाटर कूलर मिलेगा, आपको वहाँ पे कॉमन मिरर मिलेगा। एक हॉस्टल में एक मिरर है, वहीं पे आप देख सकते हो। आपको रूम में कोई मिरर नहीं मिलने वाला है। अलमीरा, टेबल, चेयर आपको सब इंडिविजुअल मिलेंगी। वहाँ के कुछ रूल्स हैं, आपको ये रूल्स फॉलो करने होते हैं। ऐसा कोई हॉस्टल में कोई ड्रेस कोड नहीं है। फ़ोन्स आपके हॉस्टल में अलाउड हैं, हॉस्टल में आपके फ़ोन्स अलाउड हैं। आपके कोई इलेक्ट्रॉनिक्स अलाउड नहीं थे, जैसे कि केटल वगैरह वहाँ पे अलाउड था नहीं, बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। चेकिंग भी हो जाती कई बार। तो आपके स्ट्रेटनर्स वगैरह भी अलाउड नहीं थे। आप एक्स्ट्रा कोई फ़ैन, एक्स्ट्रा कोई कूलर अगर आपको लेके जाना है तो आपके उसके अलग चार्जेस थे। सीलिंग फ़ैन होता है, उसके लिए भी हमसे हर मंथ 200 रुपीज़ चार्ज किए जाते थे। बट अभी मैंने वो देखा है, शायद पहले ये रूल नहीं था, अभी नया रूल आया है कि यूनिवर्सिटी ने साफ साफ लिखा है कि कोई भी फ़ैन और आपके लाइटनिंग चार्जेस आपका कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज आपसे नहीं ले सकता। तो अगर वो आपसे वहाँ पे जाके बोलते हैं, शायद उनको इस नोटिस के बारे में ना पता हो, तो आप वो नोटिस उनको दिखा सकते हो कि अब ये रूल ख़त्म हो गया है, क्योंकि वहाँ पर ऐसे चार्जेस लिए जाते थे। प्रेस के लिए आपको वहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल की जाती है, कुछ पैसे देने पड़ते हैं आपको, उसकी भी अलग चार्जेस हैं। लॉन्ड्री का सिस्टम अभी नहीं था, धुलने के लिए कोई सिस्टम नहीं था, सिर्फ प्रेस के लिए सिस्टम था। तो मेस की तो देखो, मेस का खाना मेस जैसा ही होता है, घर जैसा खाना नहीं मिलेगा। मुझे पर्सनली कुछ ज़्यादा खास पसंद था नहीं वहाँ का खाना। मतलब मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि मेस का खाना मेस जैसा ही होता है, बस। तो थी अब आपकी जो पोस्टिंग है वो डॉक्टर प्रेम हॉस्पिटल में लगती थी। अब मैं आपको यूनिफॉर्म के बारे में बता देती हूँ। यूनिफॉर्म कैसी है, गर्ल्स एंड बॉयज़ की यूनिफॉर्म सेम रहती है, ठीक है। कोई सूट नहीं है गर्ल्स के और अलग से, ऐसा कुछ नहीं है। गर्ल्स और बॉयज़ दोनों की जो यूनिफॉर्म है वो बिल्कुल सेम रहने वाली है। थ्योरी की जो यूनिफॉर्म है, क्लासेस की जो यूनिफॉर्म है वो अलग है। कम्युनिटी पोस्टिंग की यूनिफॉर्म बिल्कुल अलग है, और जो आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग है उसकी यूनिफॉर्म बिल्कुल अलग है। तो मैं आपको बता देती हूँ कैसे हैं। मेरे पास कुछ फ़ोटोज़ होंगी, वो मैं अटैच कर दूँगी आपको, ताकि अंदाज़ा हो जाए कैसी यूनिफॉर्म है। तो देखो, जो हमारी थ्योरी की यूनिफॉर्म थी वो थी ब्लैक कलर की पैंट होती है, ब्लैक कलर की पैंट, लाइट पर्पल कलर की शर्ट, ठीक है। और क्या कहते हैं, बस ये हम, और ब्लैक कलर के शूज़ आपको होने चाहिए। ब्लैक कलर की रबर बैंड वगैरह, क्लिप्स वगैरह आपको लगानी है, और आईडी कार्ड आपका पहनना कंपलसरी होता है, ठीक है। स्कूल से कम नहीं है। ये आपकी थ्योरी की जो है ड्रेस थी, ये थ्योरी की यूनिफॉर्म है। क्लिनिकल यूनिफॉर्म की बात करूँ तो वाइट पैंट, लाइट स्काई ब्लू कलर की आपकी शर्ट और वाइट एप्रन। पहले हमारे टाइम पे हाफ स्लीव्स का एप्रन होता था, अब फुल स्लीव्स का एप्रन पहना जाता है। विंटर्स में इन दोनों के ऊपर आप ब्लैक कलर का स्वेटर पहन सकते हो, लोगो लगा हुआ, जो आपको वहीं से कॉलेज से ही प्रोवाइड होता है। आपको उसके अलग चार्जेस देने पड़ते हैं, या फिर वो आपकी फ़ीस में इंक्लूडेड होता है, ठीक है। तो ये आपकी यूनिफॉर्म थी। वाइट कलर के शूज़ आपके क्लिनिकल्स में रहेंगे। कम्युनिटी पोस्टिंग की तो मैं बात करती हूँ, तो गर्ल्स के लिए वाइट कलर का सूट सलवार एंड वाइट कलर का एप्रन कंपलसरी था। बॉयज़ की बात करूँ तो उनके लिए वाइट कलर की शर्ट और वाइट कलर की पैंट विद वाइट कलर के शूज़ और विद एप्रन। चीज़ें थी जो मुझे वहाँ पे एज अ स्टूडेंट थोड़ी प्रॉब्लमेटिक लगती थी। पहली सबसे चीज़, एक तो वो जो आपका हमारा जो कॉलेज है वो ऐसी जगह पे सिचुएटेड है जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश नहीं है, मतलब चारों तरफ उसके खेत ही खेत हैं। तो वहाँ पे कोई ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है जैसे कि बड़ी बड़ी कॉलेजेस में होती है, कि वहाँ पे ATM हो, वहाँ पे कोई बड़ी कैंटीन हो, कोई शॉप्स हो। वहाँ पे ऐसा नहीं है। तो आपको जो आपकी बेसिक चीज़ें होती हैं ना, उनको लेने के लिए भी आपको पानीपत शहर जाना पड़ता था, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ी सी वहाँ पे प्रॉब्लमेटिक लगती थी। सेकंड थिंग जो है, वहाँ पे उस टाइम पे कोई कैंटीन की, ज़्यादा बड़ी कैंटीन की फैसिलिटी नहीं थी। एक छोटी सी कैंटीन थी, उसमें भी सारा सामान नहीं मिलता था। वहाँ पे आपको कि एक फेविकोल तक चाहिए तो वो भी वहाँ पे नहीं होती थी। इवन वो जो भैया थे वो ज़्यादा दाम में देते थे, मतलब MRP से ज़्यादा प्राइस में वो सामान बेचते थे। तो वो चीज़ मुझे बहुत बेकार लगती थी। मैंने कई बार बोलने की भी कोशिश की, बट नहीं हुआ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ था वहाँ पे। तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। हाँ, और कई लोग, कुछ लोग ऐसे भी थे जो आपको मेंटली वहाँ पे बिल्कुल परेशान कर देते थे। पता नहीं अभी भी वो चीज़ है या नहीं है। आप अगर होगी तो आपको वहाँ पे जाके पता चल जाएगा मैं क्या बात कर रही हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें बोली जाती थी जो बिल्कुल आपको परेशान कर देती थी, बट उन चीज़ों के ख़िलाफ़ बोलना बहुत ज़रूरी होता है। उनको सुन के चुप नहीं बैठना चाहिए इंसान को। मैं तो बोलती थी। तो यही सब चीज़ें थी। बाकी कॉलेज बहुत अच्छा है, बहुत नाम है उस कॉलेज का। अगर वहाँ से पढ़ोगे
तो ये है कि मतलब किसी ना किसी लायक बन जाओगे, कुछ ना कुछ कर लोगे अपनी लाइफ में। ये नहीं है कि तुम्हें कुछ नहीं आएगा। कॉलेज, हॉस्पिटल, बाकी सब चीज़ें छोड़ो, सबसे बेस्ट चीज़ है ये कि तुम्हें जो क्लिनिकल काम आगे जाके करना पड़ेगा ना, उसके लिए तुम परफेक्ट हो जाओगे, सब कुछ तुम्हें काम आ जाएगा। स्टूडेंट लाइफ में यही लगता रहता है कि बस ये क्यों है, बट उस टाइम आपको नहीं समझ में आती। अभी हमें सब समझ में आता है क्यों था, और जो हुआ वो बहुत अच्छा था क्लिनिकल एक्सपोजर। अगर आप मुझसे पूछोगे कि वहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए, तो मैं आपको कहूँगी अगर आप पानीपत से हो, आप ये चाहते हो कि मैं पानीपत की बेस्ट कॉलेज में एडमिशन लूँ, तो आप बिल्कुल वहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। थोड़ी सी फ़ीस महंगी है, मेरी फ़ीस थी अराउंड 170 की थी, हॉस्टल वगैरह सब मिला के। हाँ, सबसे बड़ी चीज़ बस फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल है आपको। अगर आप पानीपत से ही हो तो आपको बस फैसिलिटी वहाँ पे मिलेगी। दूसरा, जब आप क्लिनिकल जाते हो उसके लिए भी आपको बस से ही जाना पड़ता है। आउटिंग भी आप बस से ही जाते हो। पानीपत की बस स्टैंड तक आप बस से ही जा सकते हो, वहाँ पे बस फैसिलिटी अवेलेबल है। हाँ, लेकिन आउटिंग जाने के लिए आपको एक्स्ट्रा बस के चार्जेस देने पड़ते थे, बस का किराया अलग से लगता था। ठीक है, हॉस्टल लेना ना लेना मेरे हिसाब से आपकी चॉइस है। जीएनएम कर रहे हो तो वो चीज़ कंपलसरी होगी। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है। अगर आपको लगता है कि आपको बिल्कुल कंफर्म इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ज़्यादा मत परेशान हो, आप वहाँ पे एडमिशन ऑफिस से चेक कर सकते हो। वो इजीली आपको सारा ब्रोशर भी दे देंगे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी दे देंगे। बस यही मेरा एक्सपीरियंस था। अब मेरे पास कुछ ऐसी वीडियोज़ हैं जो मेरी हॉस्टल लाइफ की हैं, मुझे टाइम लगा तो मैं उनको लास्ट में प्ले कर दूँगी, आपके लिए अटैच कर दूँगी, आप उसको देख सकते हो। इसके अलावा अगर आपको मेरे से कोई भी बात जाननी है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हो, तो मैं कोशिश करूँगी उसका रिप्लाई करने की, या फिर मैं वीडियो बना दूँगी। यही मेरा एक्सपीरियंस था। अब हम लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए और अपनी काउंसलिंग पे फोकस कीजिए। बाय।